Jai Hind everyone. Welcome back to our second episode of Interaction with Prince. Welcome Prince. जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रिंस का एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद से लेकर अब तक का सफर कैसा चल रहा है। तो प्रिंस, हम लोग आपसे ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, तब आपकी क्या उम्मीदें थी, आपकी क्या आशाएं थी, क्या आकांक्षाएं थी और क्या आप चाहते थे कि ऐसा हो, जो कि आपने अलग पाया एडमिशन लेने के बाद से अब तक। जब मैं तैयारी करता था कॉलेज के लिए, एमबीबीएस के लिए, तो उस समय मैं यही एक चीज सोचता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और इससे करियर बन जाएगा मेरा। और इसको मैं एक अपने करियर ग्रुप में ज्यादा देखता था और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उसमें नहीं थी। लेकिन एक चीज का एक्सपेक्टेशन मैं रखता था कि मेरा एक सोशली रिस्पेक्टेबल एक करियर रहेगा ये। दूसरा चीज मैं फाइनेंशियली सिक्योर रहूंगा। तीसरा चीज मैं लोगों के लाइफ में कुछ इम्पैक्ट ला सकता हूँ। और यही सब चीजें मेरे बैकग्राउंड में रहती थी। और एक चीज और रहता था कि हाँ, मेरे माँ बाप, घर वाले और मेरे जानने पहचानने वाले, जुड़े वाले लोग बहुत प्राउड फील करेंगे इस चीज के बाद मेरे ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद लगभग वो सब सारी चीजें फुलफिल हुई। लेकिन कुछ चीजें जो नहीं सोचा था वो सब चीजें, जैसे कि आ, ये नहीं सोचा था कि मतलब यहाँ पर आकर के इतना ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है कि टाइम नहीं मिलता कई बार। अभी मैं सोचता हूँ मेरा पूरा 4 साल एमबीबीएस इतना फास्ट गया है कि मैं आज सोचता हूँ, मुझे वो पहला दिन याद आता है। और इसके बीच में 4 साल का गैप है, तो मैं रियलाइज नहीं कर पाता हूँ कि ये 4 साल चले गए हैं। और मैं अपने दोस्तों से भी ये शेयर करता हूँ तो वो लोगों का भी यही रिएक्शन रहता है कि हाँ यार, 4 साल निकल गए, कैसे निकल गए नहीं पता चला। एक चीज ये रहता है। और दूसरा चीज कि थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस का यहाँ पर हमें खुद से एक्टिवली इसमें मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो हम कई बार डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं और कई बार अलग अलग चीजों में लोग लतों में लत लग जाती है, उनको एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी आदमी को अपने आप को एक्टिवली इन सब चीजों में बाहर निकालना पड़ता है इन सब चीजों से। ये मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारा चीजें होता है जो कि मैं पहली बार यहाँ आकर के देखा। एमबीबीएस के दौरान जब से आपने एडमिशन लिया है एमबीबीएस में, क्या आपको कभी घबराहट या अनिश्चितता महसूस हुई है? हाँ, कभी कभी होती है अनिश्चितता जब मैं सुनता हूँ कि मेडिकल सीटें बहुत तेज बढ़ रही हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा करियर का क्या होगा। ये इस चीज को लेकर अनिश्चितता रहती है। घबराहट तब होती है जब एग्जाम बहुत नजदीक आने लगता है। और उस समय मैं सोचता हूँ कि कभी काफी घबराहट होती है उस समय, या फिर इसी समय होता है घबराहट। और किसी चीज को लेकर अनिश्चितता वैसे नहीं होती है। मैं सोचता हूँ कि अपना काम अगर मैं सही से कर रहा हूँ तो कैसा भी फील्ड रहे, कितने भी लोग रहे, तो उतना ज्यादा मतलब अपने काम को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ किसी भी स्थिति में। तो उस चीज के लिए मैं निश्चित रहता हूँ और उस चीज के लिए घबराहट नहीं होती है इन सब चीजों पर। जैसा कि हर डॉक्टर बनने वाला इंसान, हर मेडिकल स्टूडेंट अपने एमबीबीएस करियर के पहले दिन का हर बार उसे गुणगान के रूप में पेश करता है। खास करके एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल का वो पहला दिन। जी। क्या आप अपने एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल के पहले दिन का अनुभव साझा करना चाहेंगे? जी। जिस दिन मैं एम्स में पहली बार आया था एडमिशन लेकर के यहाँ पर, उसी सेम मैं सुबह लगभग 6 बजे पहुंचा और 10 बजे डाइसेक्शन शुरू होता था। तो यहाँ पर जैसे ही आया, हॉस्टल में अलॉट हो गया तुरंत। 10 मिनट के अंदर सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। मैं रूम में था और जो मेरे रूममेट थे वो क्लास करने गए हुए थे। 8 बजे से क्लास शुरू होती है। मैं बाल कटाने चला गया हेयर कटिंग के लिए। हेयर कट करके आया तो उनसे मुलाकात हुई पहली बार। और वो बोले, अरे वेलकम भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके। अभी डाइसेक्शन होने वाला है, डाइसेक्शन क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चलो मिस मत करना। तो मैं पहली बार, मुझे नहीं पता था डाइसेक्शन क्या होता है। तो मैं बोला कि ठीक है, पीछे पीछे मैं गया उनके। वहां पर गया तो फॉर्मलिन की इतनी स्मेल आ रही थी, एकदम तीखी स्मेल। तो उस हॉल में गया तो मैं बहुत बहुत बार चाह रहा था कि वो जो बॉडी रखी हुई है उसको मैं टच कर लूं।
मुझे पता नहीं क्यों डर लगता था। मैं लगभग 1.5 घंटे तक सोचता रहा कि इसको टच करूँ, ना करूँ, क्या करूँ? तो फिर मैं जब क्लास खत्म होने लगी तो मैं उसको टच किया। मेरा एक्सपेक्टेशन जैसे रहता है कि बॉडी वार्म होती है और कुछ भी नेचुरल जो बॉडी का टच होता है, और मैं जब उसको टच किया तो इतना कोल्ड बॉडी थी वो कि मैं मुझे एक वो फीलिंग याद है वो चीज़। वो फर्स्ट डे था मेरा। क्लास का भी फर्स्ट डे था और कॉलेज का भी फर्स्ट डे था। मेरे रूममेट का भी उसके साथ इंटरेक्शन का भी फर्स्ट डे था। आपने अपने जीवन में पहली बार जब मरीज देखा, तब आपको कैसा लगा? एम्स में आकर के मरीज मरीज तो ऐसे मैं बहुत पहले से देखता आया हूँ। मेरे घर में भी कुछ लोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं। लेकिन एम्स में आने के बाद जब मैं पहली बार मरीज देखा तो मुझे कुछ वैसा याद नहीं है। लेकिन सबसे पहला जब इंटरेक्शन होता है मरीज के साथ और जब प्रोफेसर हमारे साथ में रहते हैं तो जो हिस्ट्री टेकिंग वाला पार्ट होता है, जो कि नहीं पता होता है, तब वो स्ट्रक्चर्ड डाटा जो गैदर करते हैं, वो वाला सीन मुझे याद है। एक सर्जरी में पोस्टिंग लगी थी मेरी, मैं घर से होकर के आया था और प्रोफेसर न्यूमी सर यहाँ पर थे एम्स में। तो उनके साथ क्लास हो रहा था तो वो स्वेलिंग को समझा रहे थे। तो वो पहला पेशेंट इंटरेक्शन था मेरा। तो वही हिस्ट्री टेकिंग में हम सभी लोग ग्रुप में हिस्ट्री टेकिंग ले रहे थे उनका। वो पहला इंटरेक्शन। अ, आप अभी मेडिकल कॉलेज में हैं, छात्रावास में रहते हैं। आप अपने वैद्यकीय छात्रकाल के दौरान जो भी आपका एक सामान्य दिन है, क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कि मतलब सुबह जब से आप उठते हैं तब से लेकर वापस सोने तक आपका दिन कैसे बीतता है? क्या करते हैं आप? जी। अ, मेरा जो डेली रूटीन है बड़ा वेरिएबल रहा है इन बीते 4 सालों में। अभी मैं थोड़ा सा सबसे ज्यादा रेगुलर अभी हुआ हूँ जब से मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरा टाइम लगभग निकल चुका है और मेरे पास लगभग 6-7 महीने ही बचे हैं यहाँ पर। तो अभी मैं 11 बजे सो जाता हूँ, किसी भी हाल में लाइट ऑफ कर देता हूँ और सुबह लगभग 5 बजे उठता हूँ, फिर रनिंग पे जाता हूँ, कैंपस में ही दौड़ता हूँ लगभग 4 किलोमीटर और उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, क्लास जाता हूँ और फिर शाम को भी यही रूटीन रहता है। डेली लगभग पिछले 1-1.5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और पिछले कई टाइम पे पिछले 1-2 साल पहले मैं कई बार ऐसा होता था मैं पूरी रात जाग रहा हूँ, बिना सोए हुए क्लास जाता हूँ और उसके बाद ये भी रूटीन हुआ था कई बार क्लासेस भी बंक हो गई हैं और वैसे वैसे भी हुआ है और कई बार मैं बीच में 3-3 बजे रात को 4-4 बजे रात को सोता था और फिर सुबह 8 बजे उठता था 4 घंटे की नींद लेकर के, फिर पूरा क्लास करता था और क्लास के बाद आकर के सोता था, फिर उसके बाद पूरी रात भर 3-4 बजे तक जगता था। ये भी रूटीन रहा है। थोड़ा वेरिएबल सर, लेकिन मैं सबसे ज्यादा एंजॉय अभी वाले फेज को कर रहा हूँ जो कि एक रेगुलर रूटीन है और मैं रिकमेंड भी करता हूँ लोगों को यही वाली रूटीन फॉलो भी करनी चाहिए। मेडिकल ब्रांच का ऐसा कौन सा विषय है जिसने आपको सबसे पहले आपकी पढ़ाई में दिलचस्पी जगाई या मेडिकल में दिलचस्पी जगाई और आपको पढ़ाई की एक दिशा तय की? सबसे पहले सर मुझे जो अच्छा सब्जेक्ट लगा शुरू के शुरुआती कुछ महीनों में वो एनाटॉमी था। तो उसने मुझे मतलब ह्यूमन के बारे में समझने के लिए एक मतलब व्यू दिया। तो एनाटॉमी मेरा सबसे पहले सब्जेक्ट था लेकिन वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, फिर धीरे धीरे मेरा उससे रुचि हटा। अभी के लिए मेरा मैं सर्जरी बहुत अच्छा लगता है, इंटरनल मेडिसिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ महीने के लिए एनाटॉमी अच्छा लगा था और बीच में तो ये सर मतलब वेरिएबल रहा है मेरा बीच समय के साथ। अभी के लिए मैं सर्जरी और मेडिसिन थोड़ा अच्छा लगता है। क्या आपने वो वेब सीरीज देखी है, ऑपरेशन एमबीबीएस का? छात्रा एमबीबीएस में एडमिशन लेती है और वहां उसके दो तीन दोस्त बन जाते हैं, गहरे दोस्त। जैसा आपने अपने दोस्तों के बारे में बताया, आप इस वैद्यकीय छात्रकाल में ऐसे कोई दोस्त है जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा नजदीक है, जिन्हें आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे? जी, यहाँ पर चूंकि हम लोग इस कॉलेज के शुरू में ही आ गए थे तो हमारा बैच 50 लोगों का ही था। तो हम एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हो पाए और बहुत सारे दोस्त हमारे बने यहाँ पर। लगभग सबके सभी दोस्त हैं, पूरे ऑल इंडिया से दोस्त यहाँ पर बने और कुछ खास दोस्त भी थे हमारे, जैसे हमारे रूममेट रहे और छत्तीसगढ़ से हैं शिवांश दास दोस्त हैं और सोमू दास हैं, गोवर्धन है। ऐसे करके बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पर और इनके साथ मैं चाहूंगा कि लाइफ टाइम जुड़ा रहूं। ऐसा कोई टीचर, सीनियर
प्रोफेसर या वाकया जिसने आपको सच में प्रेरित किया हो, एक सही दिशा दिखाई हो? इन एमबीबीएस लाइफ, जी सर, फर्स्ट ईयर की अगर बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छे लगे थे वो सर डॉक्टर मुरलीधर रेड्डी सर थे। और उनका एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था सर कि वो एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर। तो एनाटॉमी बहुत सारे लोगों की वीक थी, मेरी भी उसमें से वीक थी। तो वो अपना ऑफिस ड्यूटी के बाद लगभग 4 बजे ऑफिस खत्म हो जाता था, मैक्सिमम टाइम इतना ही है। उसके बाद भी वो लगभग 6-7 बज जाते थे, 7:30 बज जाते थे और हम लोगों को क्लास लेते रहते थे, अंधेरा हो जाता था। उसके ये चीज उन्होंने लगभग 1 महीने तक किया, लास्ट के फाइनल एग्जाम के 1 महीने पहले उन्होंने लगातार ऐसा किया। और उनके घर से कई बार बीच में कॉल आता था उनके, वो फोन पे बोलते थे कि हाँ अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस है, तो उसके बाद मैं आता हूँ। एक्स्ट्रा वो 3-3 घंटे क्लास लेते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सबसे अच्छा पढ़ाने का स्टाइल मुझे एम्स गुवाहाटी के प्रोफेसर मेजर डॉक्टर मिलिंद चौहान सर का लगा, जो कि मैं सबसे पहली बार उनसे इंटरेक्ट तब हुआ जब ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेरा रूममेट बीमार था और उसके इलाज के लिए मैं ले गया था उसको सुबह सुबह। और वो शायद सैटरडे का दिन था। तो फिर मैं उनसे पहली बार उनको देखा, तो उनको पेशेंट्स को मैनेज करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जिस हिसाब से लोगों को गाइड कर रहे थे और लोगों को बीच-बीच में सिखा रहे थे, वहाँ पर जेआरएस सर लोग थे। तो उस समय तक वो उनका क्लास नहीं किया हुआ था मैं। तो उनसे उसी समय मैं बोला कि सर अभी आईसीएमआर का रिसर्च आया है और आपके अंडर में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अ, अभी दोस्त को इलाज कराने के लिए ले आए हो, उसके बाद आना। पहले दोस्त का इलाज करा लो। तो ऐसा था। और उसके बाद जब उनकी क्लासेस लगी ट्रॉमा के लिए, तो उनका पढ़ाने का तरीका सबसे अच्छा मुझे लगा। और मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, सारे दोस्त मुझे भी बताते हैं और हम लोग आपस में भी बातचीत करते हैं कि सबसे अच्छा पढ़ाने का तरीका यह होता है कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ना बिना मोबाइल के, ना बिना कॉपी कलम किताब के, क्योंकि कॉपी कलम किताब हम रूम पे भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे सामने बैठकर बिना किसी डिस्टरबेंस के इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाई करना, तो वो सब चीजें लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। और चूंकि ये सबसे बेस्ट लगा मुझे सर का, एक ये चीज था। मेडिकल कॉलेज के अब तक के सफर में आपका सबसे यादगार या खुशगवार कौन सा पल रहा? यादगार सर बहुत सारे पल रहे हैं ऐसे, जो कि कोई स्पेसिफिक ऐसा याद नहीं आ रहा है कौन सा सबसे ज्यादा यादगार था। जैसे हम लोग सबसे ज्यादा दोस्तों में जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, तब हमारे बीच में सबसे ज्यादा यादगार पल बनते हैं। और जैसे हम बर्थडे पार्टी होती है, जो कि हमारे बैच की यूनिक है, कि हम लोग जैसे 8-10 लोग हो जाते हैं, तो कंट्रीब्यूट करके एक जो है कॉलेज के बस से ही जाते हैं बाहर पार्टी करने के लिए। तो सारा बैच जाता है, तो वो सब में बड़ा मजा आता है उन सब चीजों में। मेडिकल को एज अ प्रोफेशन, अगर पेशे के रूप में देखा जाए, तो जब आपने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था तब, और अब जब आपने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, ये दो में क्या सोच में क्या बदलाव रहा है? पहले आप क्या सोचते थे पेशे के बारे में, और अभी आप क्या सोचते हैं? अ, पहले सर मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे एक ही चीज में सोचता था कि ये बड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। और इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है। और यहाँ के स्ट्रगल के बारे में कभी नहीं सोचा था और न जानता था इस चीज के बारे में। तो मैं इसके मतलब जो विविड इमेज है उसी उसी के बारे में अवगत था। जब यहाँ पर आया तो वो सारी चीजें मतलब फुलफिल होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ का जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो ये स्ट्रगल को भी पार करना पड़ता है और यही सब चीजें हैं सर। जब से आपने यहाँ इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, तब से लेकर अभी तक आपको किन किन कठिनाइयों का या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? फिर चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, मानसिक हो, या सामाजिक हो, या पर्सनल हो, ऐसा कुछ ऐसी किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है आपको? अ,
मुश्किलें तो कॉलेज में सर काफी आई, जैसे कि मतलब अगर एकेडमिक है तो एकेडमिक में भी हमें 75% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है। और बीच में मैं सर एबीवीपी में ज्वाइन कर लिया था। थिंक इंडिया में कैंपस कन्वीनर था, फिर मेडी विजन का नेशनल को कन्वीनर। उसमें मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुई। मैं सेकंड ईयर में लगभग 1 साल तक इन सब चीजों में बीच बीच में समय देता गया। मेरा पढ़ाई का भी थोड़ा सा नुकसान हुआ और थोड़ा सा अटेंडेंस का भी नुकसान हुआ। तो लास्ट के 6 महीने में मुझे बहुत ज्यादा तैयारी करना पड़ा इस चीज के लिए, सब चीजें छोड़ करके। तो एक समय था पूरा समय दिया, एक समय था कि एकदम समय नहीं दिया। तो ये चीजें फिर लोगों से जो हमारा कनेक्शन रहता है वो भी टूटने लगता है। तो वो पब्लिक फील्ड है और यहाँ पर एकेडमिक फील्ड एकदम इंडिविजुअल पर्सनल फील्ड है। तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी हुई थी जब मैं लास्ट के 6 महीने लोगों से कनेक्शन टूटता था। लोग मेरे से मिलने आते थे, मैं उनसे मिलता नहीं था, उनका कॉल नहीं उठाता था। ये सब चीजें होती थी तो बुरा लगता था मुझे, खुद से पर्सनली बुरा लगता था। और और ऐसा कोई अगर मेंटल बात करें तो बीच में कई बार जब एग्जाम वगैरह हो जाते हैं, एग्जाम के पहले अगर तैयारी वगैरह नहीं होती है तो लगता है थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन उतना स्ट्रेस नहीं होता कि जैसे कि मैं डिप्रेशन वाले फेज में चला जाऊं, लेकिन स्ट्रेस होता है इन सब चीजों से थोड़ा बहुत। लेकिन चूंकि अगर रेगुलर लाइफ स्टाइल मेंटेन है और एकेडमी को रेगुलर फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है ये भी चीजें नहीं होंगी। इन सब चीजों में परेशानी नहीं होगा। और और ऐसा पर्सनल कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पर आकर के। काफी अच्छा कैंपस है और काफी अच्छे सपोर्टिव लोग भी यहाँ पर मिले मुझे। काफी अच्छे लोगों से दोस्ती हुई और ये तो एक सपने जैसा था मेरे लिए बहुत पहले कि मैं यहाँ पर आ पाऊँ, और यहाँ पर मैं आ गया। आज ये सब चीजें मैं देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। कई बार रियलाइज बहुत समय के बाद करता हूँ मैं इन सब चीजों का। 3-3 महीने लग जाते हैं, फिर लगता है हाँ यहाँ पर है। काफी अच्छा लगता है। जैसा आपने कहा कि आपने बीच में एबीवीपी ज्वाइन किया था, आप रोज रनिंग जाते हैं, 4 किलोमीटर कैंपस के अंदर ही दौड़ते हैं। तो ये क्या, ये जो खेल कूद है, सांस्कृतिक है, या हम कहेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का आपके व्यक्तिमत्व पर क्या कोई बदलाव हुआ है, और अगर हुआ है तो वो कैसा, क्या? जी सर, जैसे कि पहले जब मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था, जैसे एबीवीपी में एक राष्ट्रीय संगठन है, तो मैं पहले लोगों से इंटरेक्ट बहुत कम करता था। मेरा मतलब छोटी बाउंड्री में रहता था। और जब मैं ज्वाइन किया, लोगों से मिलना जुलना हुआ, मैंने कई कॉलेज में इवेंट्स करवाए और तो इस कारण से मेरा एक मतलब ओवरऑल ग्रोथ हुआ। मैं लोगों से मिल पाता था, लोगों से बातचीत करना हुआ। पहले झिझक होती थी लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों को मैं ओवरकम कर पाया। और थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेज करने की दिक्कत होती है। मुझे काफी लोगों ने बताया भी कि ये सब संगठन है जो कि आपसे जितना समय देंगे उतना समय की मांग करती है। थोड़ा सा आप समय बचा के रखेंगे तो आपका समय वो अपना है। ये सब चीजें मुझे बताया, तो मैं ऐसा भी ट्राई करता था इन सब चीजों को करने के लिए। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली, मैं यहाँ से लोगों से कनेक्शन से जुड़ पाया। मुझे इंटरनल चीजें पता चली, कुछ चीजें जैसे कि कैसे ये सब चीजें सिस्टम रन कैसे करता है, संगठन कैसे काम करता है, और काफी चीजें मुझे पता चली इस चीज से जुड़ने के बाद। तो कैंपस के लेवल पे उसके बाद मैंने मेडी विजन में जब काम किया, तो मेडी विजन में पूरे ऑल इंडिया के डॉक्टर्स से मैं जुड़ा और अभी भी जुड़ा हूँ। तो उनसे मेरा परिचय हुआ। लोग अपने अपने स्तर पे कैसे संघर्ष कर रहे हैं, उनके उनकी अलग अलग कहानियां हैं, उनसे जुड़ करके बड़ा अच्छा लगता है, उनसे उनकी बातों को सुन करके। जैसा आपने कहा, कई बार कहा कि पढ़ाई है, बहुत पढ़ना होता है, बर्नआउट हो जाता है, डिप्रेशन है। तो आप जब कभी सुनते हैं किसी और मेडिकल कॉलेज का, मान के चलिए, ऐसी कोई दुखद घटना अ, जिसे सुनकर आप चिंतित हो जाते हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? अ, जी, ये मतलब आए दिन हमें सुनने को मिलते रहता है कि मेडिकल कॉलेज में कोई मतलब घटनाएं हो गई, रेप हो गए, कोई मारपीट हो गया, या फिर तोड़-फोड़, या फिर आपस में ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो ये सब मैं सुनता हूँ तो बड़ा खराब लगता है। चूंकि मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूँ तो अ, इसमें इस चीज से मेरा अपना जुड़ाव भी है, तो इस कारण से मुझे भी दुख होता है बहुत ज्यादा। जैसे कि अभी एक वेस्ट बंगाल में एक केस हुआ था, उसके लिए कैंडल मार्च हुआ था, तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे बड़ा बुरा लगा उस सारे अव्यवस्थाओं को लेकर के। और जैसे कई बार होता है कि डॉक्टर्स के ऊपर कई बार वायलेंस हो जाता है, तो इन सब चीजों को भी मैं
कई बार अपने आप को उस जगह पर रख के सोचता हूँ, तब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा गलत है, किसी न किसी तरीके से इसको ओवरकम करना चाहिए। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट कहिए या पुलिस प्रशासन कहिए या आंतरिक इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या कार्रवाई करे, क्या प्रिकॉशंस ले कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो? क्या है, सबसे पहली चीज तो पब्लिक अवेयरनेस है इन सब चीजों को लेकर के कि हाँ, हर एक चीज की लिमिटेशन है, हर एक चीज की पहुंच एक सीमित है, इसके बियॉन्ड कोई चीज नहीं होती है। बहुत बार लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है और वो एक्सपेक्टेशन मीट न होने के कारण से उनमें फ्रस्ट्रेशन होता है, उस कारण से बहुत ज्यादा वायलेंसेस देखने को मिलते हैं। तो और अगर इन सब चीजों को रोकथाम करना है तो सबसे पहली चीज तो ये पब्लिक का काम है कि मतलब वो पब्लिक अवेयरनेस अगर रहे तो वो खुद से ही ये सब चीजों को समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इतना ज्यादा वर्क फोर्स या फिर मैन फोर्स उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि अगर ऐसा कोई केओस फैलता है तो उस चीज को वो काबू में कर सकते हैं। और तीसरा चीज, जो भी काम कर रहे हैं उनकी अपनी मतलब वो अपने आप को पर्सनली इतना इक्विप बनाए या फिर अपने आप को टीम वर्क से कि वो इन सब चीजों से केओस से बच सके। और कुछ भी चीजें होती हैं तो एक इंटीग्रेटेड एक मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स रहे या फिर लोग कम्युनिकेट कर पाए इन सब चीजों को लेकर के, अगर कोई चीज होता है एक दूसरे तक साझा कर पाए ताकि लोग हेल्प करने के लिए मौजूद रहे। तो इन सब चीजों से इनके बुरे परिणामों से बचा जा सकता है बड़ी आसानी से। ऐसी कौन सी कोई क्लिनिकल पोस्टिंग थी, मरीज कहिए या अनुभव, जिसने आपके दिल को गहराई तक छुआ या आपको कुछ सिखाया जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे? एक बार एक पेशेंट थे न्यूरो सर्जरी में, वो निभान से ट्रांसफर होकर के आए थे यहाँ पर। वो उनसे मैं ऐसे बाई चांस उनसे बातचीत किया तो उनको ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हुई थी। तो फिर वो एडमिट थे एम्स गुवाहाटी में, उनका सर्जरी होना था। तो उनसे मैं पूछा कि आपको क्या हुआ है? तो पहले उन्होंने अपना परिचय बताया। धीरे-धीरे बातचीत किया मैं उनसे, तो पता चला कि वो टीचर हैं पेशे से। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं नीट वाले स्टूडेंट्स की तैयारी करवाता हूँ, मेरे भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं इन सब कॉलेजेस में हैं। तो उन्होंने अपने बीते दिनों के बारे में कुछ बताया, तो मैं बोला आप अभी भी कर पाते हैं? तो बोला कि मैं कई बार ट्राई करता हूँ ऑनलाइन करने के लिए। तो उनका जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उनका जो मेन हैंड था राइट हैंड से वो राइट हैंडेड, तो वो राइट हैंड में उनको प्रॉब्लम हो गई थी। तभी वो धीरे-धीरे अपने आप को लेफ्ट हैंड से अडॉप्ट कर रहे थे और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर रहे थे। तो वो चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनका एक अच्छा इतना अच्छा पास्ट था, फिर एक्सीडेंट के कारण इनका कुछ बुरे दिन चले बीच में और अभी इलाज के बाद थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं और अभी भी अडॉप्ट होकर के। तो मैं उनसे पूछा आप आगे क्या करना चाहेंगे? तो आप आगे कैसे करेंगे ये सब चीज़ें? उन्होंने बोला कि मैं भी लेफ्ट हैंड से काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट हो गया हूँ, मैं लिख लेता हूँ और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। वो चीज़ मुझे बड़ा प्रभावित किया। मरीजों से मिलने जुलने और उनका इलाज करने के अनुभव को आपको इंसानियत, दर्द और सहानुभूति को समझने के में क्या सिखाया? अ, जैसे कि मैं जो सोचता हूँ कि कई बार जो मेडिकल प्रोफ़ेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं एग्जॉस्टेड रहते हैं, वो समय नहीं दे पाते हैं और लोगों से सही से बात नहीं कर पाते हैं। कई बार वो उतने मतलब कैपेबल होते हैं कि वो बिना बात किए भी और क्लिनिकल एग्जामिनेशन साइंस से ही सिम्टम को देख करके वो सही डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी पेशेंट्स की कुछ उम्मीदें होती हैं कि वो उनसे बात कर लें, थोड़ा सा उनकी बातों को सुन लें। ये सब चीजें वो सोच के आते हैं। मैं घर पे भी बहुत छोटा था तो मेरे घर पे भी डिस्कशन होता था कि अरे वो डॉक्टर के यहाँ गए थे और बात ही नहीं सुने, कुछ भी ऐसे ही दवा पता नहीं क्या दे दी है बिना बात किए। ये सब चीजें लोग बोलते हैं और मुझे भी ऐसा कई बार हुआ है। तो और अगर मैं सोचता हूँ कि अगर वो थोड़ा सा अच्छे से उनकी बात सुन लें और सहानुभूति के साथ उनसे बातचीत कर लें तो उनके हीलिंग में, उनके वेलबीइंग में थोड़ा सा अच्छा प्रभाव डालता है। वो उससे ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत अच्छा हो जाती है डॉक्टर के साथ और वो अच्छे से कंप्लाई करते हैं और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो ये चीजें हो सकती है। मेडिकल कॉलेज की जिंदगी ने समाज, सेहत और इंसानियत के प्रति आपकी सोच को किस तरह बदला? मुझे एक चीज याद आ रहा है अभी एकाएक इस सवाल को सुनने के बाद कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, शुरुआती 3 महीने थे, 2-3 महीने ही, उसी समय प्रोफेसर आनंदिता मैम ने मुझे हम लोगों को क्लास में बताया कि जैसा कि लोग सोचते आते हैं कि
डॉक्टर्स भगवान है। ये चीज तुम लोग अपने दिमाग में मत बनाना कि तुम लोग भगवान बनने वाले हो। तुम लोग इंसान हो और तुम लोग उनके सफरिंग को कम करने वाले हो। बस यही चीज है। तो फिर मुझे वो चीज बात अभी भी याद आई। और एक चीज है कि इसी चीज को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अच्छे से लोगों से ह्यूमैनली इंटरेक्ट कर पाते हैं और उनको बता पाते हैं कि हाँ, आपको ये चीजें हैं। पब्लिक लेवल पे भी हम जाकर के अच्छे से इस चीज का इम्पैक्ट दे पाते हैं। तब हम जाकर के अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं, उनके बातों को सुनते हैं और उन्हें एक अच्छा उपचार जो भी होता है या फिर एक प्रिवेंशन जो होता है कम्युनिटी लेवल पे वो भी दे पाते हैं। तो ये एक एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। इम्पैक्ट इम्पैक्ट से मुझे एक सवाल याद आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मेडिकल छात्र होने के नाते जब आप किसी पेशेंट से मिलते हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट से मिलता है, चाहे फिर वो ओपीडी में हो या वार्ड में हो, तब उसके पहराव उसका पहनावा कैसा होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से मेडिकल प्रोफेशन एक एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्रोफेशनल लाइफ है, जिसमें कि हमारा जो आउटफिट होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है सामने वाले को। क्योंकि यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने पूरे बॉडी के ऊपर आपको एक मतलब एक पहले ट्रस्ट बिल्डिंग होता है आदमी का कि हाँ, मैं इस आदमी से इलाज करवाना चाहता हूँ या फिर इस आदमी को मैं अपने बॉडी को अनस्थायी होने के बाद हैंड ओवर करवा देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो सर्जरी करेगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा उसको नहीं पता है वो चीज। तो हमारा जो ग्रूमिंग है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा ड्रेसिंग कैसा है, इन्हीं सब चीजों से एक एक साइलेंट कम्युनिकेशन होता है, जिससे कि वो एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, एक कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है, रेपोर्ट बिल्डअप होता है। तो मेरे हिसाब से मेडिकल प्रोफेशनल्स में ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, वो भी वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, हेयर कट होना चाहिए, वो फिर उनके शेप्ड होने चाहिए। तो ये सब चीजों को उन्हें बहुत अच्छे से खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे पाश्चिमात्य देश जो कहते हैं, मानते हैं और कर रहे हैं कि ये मेरी जिंदगी है, ये मैं इसे जैसे चाहे वैसे जियो, मैं स्पाइक्स हेयर रखूं, मैं रैग जीन्स पहनूं, मेरी मर्जी, तो क्या ये सब गलत कह रहे हैं? अ, नहीं, गलत बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वो अपने निजी लाइफ में बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल लाइफ में चूंकि एक जहाँ कई लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है और वहां पर हमारी एक इमेज जा रही है, तो इस इमेज के साथ आगे बढ़ पाना और एक रेपोर्ट बिल्ड कर पाना वो थोड़ी सी मुश्किल बात होगी। तो अगर ऐसा कहने वाले अगर ये चीजें बिल्डअप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो चीज एक नई दिशा देगी सभी लोगों को, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि वो प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज्यादा डिसिप्लिन न रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो पेशेंट के लिए भी नुकसानदायक होगा और उनके लिए करियर के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो इस एपिसोड को बंद करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे सारे श्रोता आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अभी कौन से ईयर में हैं, अब आपकी एग्जाम कौन सी है, उसके बारे में हमें अपने बारे में जानकारी दें। अ, मैं भी एम्स गुवाहाटी के फाइनल ईयर एमबीबीएस में हूँ। मेरा 8वां सेमेस्टर हो चुका है, अभी 9वां सेमेस्टर जस्ट एक महीना शुरू हुआ है। और इस सेमेस्टर का एग्जाम नेक्स्ट ईयर 2026 के अप्रैल में होगा और उसके बाद मेरा प्रोफेशनल एग्जाम हो जाएगा 2026 के मई तक। और उसके बाद मैं एमबीबीएस क्वालिफाई कर जाऊंगा पूरे 4.5 years और फिर मेरी इंटर्नशिप शुरू होगी एम्स से। उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो फाइनल एमबीबीएस है वो बड़े ही प्रभावी अंकों से उत्तीर्ण हो, और आशा करते हैं कि दोबारा ऐसे अपने अनुभवों को साझा करने के लिए दोबारा ऐसा कुछ अवसर आए ताकि हम दोबारा वार्ता कर सकें। तब तक के जी हाँ। लिए जय हिंद। जय हिंद।